में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन गया इधर से उधर चला गया, लड़ाई खत्म, मारामारी खत्म। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, ये आपका गोधुली क्लास 10th चैप्टर 2 यानी जो है 20 के दांत। 20 के दांत इसको लिखने वाले हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक ना, ये नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा, ये 20 के दांत। ठीक ना, तो ये आपका 2 है और यह एक कहानी है 20 के दांत। तो जानेंगे पहले हम कि नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन है, क्या इनका पर्सनालिटी है, उपलब्धि क्या है, ठीक है, कब जन्म हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं, इनका जन्म जो हुआ है मेरे प्यारे, वो हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? तो पटना, जो बिहार की राजधानी है, पटना के बदरघाट जगह में हुआ है। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, शुरू से भोजपुरी भाषी थे। जैसे हम भी जो है ना शुरू से भोजपुरी भाषी हैं, और भी आप लोग में से भी होंगे। अब कमेंट कीजिएगा, कमेंट ये कीजिएगा कि आप भोजपुरी बोलते होंगे ना, या जन्मजात मतलब शुरू जब बच्चे होंगे तो भोजपुरी ही माहौल में पले बड़े होंगे, तो 1 लिखिएगा, 1। ठीक ना। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे। माता का नाम है रत्नावती। याद रखिएगा, पापा का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा और मम्मी का नाम है रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक ना, एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और मृत्यु पर्यंत इनका मृत्यु हो गया 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, इस पद पर बने रहे। ठीक ना। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण है इनका रचना, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, ठीक है, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र पर, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ है 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां है, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित इनका क्या है, ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। जो प्रयोगवाद का जो वास्तविक जो प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, वो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। क्वेश्चन पूछ सकता है नलिन जी की भाषा कैसी है, तो गठीली या गठी हुई और संकेतात्मक है। ओके, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी जो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक
कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। जो मध्यम मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके अनेक अंतर्विरोध जो उसके अंदर विरोध है, ठीक ना, जो भी कमियां है उसका ये उजागर करते हैं। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसे ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक। आज से भी आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए है, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई वंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम, हाँ देखिए प्यार दुलार के कुपरिणाम, जिस चौक ने कहते हैं कि प्यार दुलार में माने बिगाड़ के रख दे ले एक बाप मतारी, कहता नहीं ये लोग। उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार के महत्वपूर्ण वानगी यहाँ पे पेश करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 20 के दांत में नलिन जी क्या लिखे हैं। ओके, 20 के दांत, 20 के दांत। अब ये कैसा 20 है भाई? और 20 वाला दांत क्या है? सांप का तो दांत नहीं ना है जो 20 से भरा हुआ है। चलिए देखते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि वह कब उड़ जाए। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सेन साहब के मोटर कार का रंग कैसा था, तो काली, ठीक ना, काली था। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई थी। कितना में? 7,500। याद रखिएगा, काला रंग था गाड़ी मोटर कार का और 7,500 में खरीदे थे। एकदम नया मॉडल था। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक दाग, कहीं पर एक धब्बा अगर दिख जाए ना तो क्लीनर को और सोफर की सामत ही समझो, बढ़िया से झड़ाई हो जाएगा। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटक ना पाए। खोखा और खोखी ये बांग्ला भाषा का शब्द है जिसमें खोखा का अर्थ होता है आपका बेटा और खोखी का अर्थ होता है बेटी। ओके, लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी। अब सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां, याद रखिएगा, ठहरी। और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं। मिस्टर और मिसेज यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अगर लड़कियां कठपुतलियां हैं, कठपुतली है मतलब इशारों पर अगर जैसे कहिए तैसे करती है, इशारों पर नाचती है, मतलब कि जैसे कहा जाए तैसे करती है, तो समझ लीजिए कि बाप मातारी को उस पर गर्व होता है। तो ये तो समझ लीजिए कि यहाँ पे समझ लिंग भेद की नीति आ गया, ठीक ना, लिंग के आधार पर भेदभाव। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे। मतलब देखिए, हंसना नहीं है, मुस्कुरा सकते हैं। अरे वाह, अब इतना बताइए, जालिम दुनिया लिंग भेद पर हो रहा है, ठीक ना। पिछला जो चैप्टर हम पढ़े थे, आपको बताए थे, तो उसमें समझ लीजिए कि हर तरीका से था भेदभाव। यहाँ पे आपको बस लिंग के आधार पर कि नारी को किस तरह से रहना है नहीं रहना, ये तालीम सिखाना पड़ता है। तो सीखे ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं,
अब जो परिवार है, जो अगल बगल के जो लोग हैं, तो वो क्या अपने बेटा बेटी जब भी खचराई करेगा तो क्या कहेंगे? नहीं, अगर मान लीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बगल वाला कहेगा कि एगो फलनामा के बेटा है, कि देखो कैसे मैंने पढ़े चल चली सुबह ही उठ के, एगो तू सब है। तो उसी तरह से ये भी मतलब बगल वाला समझाता है लोग कि एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मतलब कि सब तोड़ फाड़ देते हो, माने अपने बच्चे को समझा रहे हैं लोग, ठीक ना। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव माने जन्म तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। मतलब ना उम्मीद के बुढ़ापे की लाठी था खोखा। मतलब कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर का कोई खास खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, ठीक ना। ढलते उम्र में पैदा हुआ था, 5 गो बेटी पर से एगो ये बेटा। तब बताइए कितना एकरा मानदान होता होगा। ये लाड़ प्यार में इतना बिगड़ल होगा कि जिसका जवाब नहीं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 लड़कियां हो गया। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 हुई। तो उसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी, ठीक है। तो कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने माँ बाप का ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अब देखिए गर्जीवन ये समझ रहा है, सेन साहब समझ रहे कि इसे इंजीनियर होना है। अभी तो उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब वो अपना सिद्धांत लोग ही बदल लिया था सेन के अनुसार। मतलब सेन जैसा कहे तैसे ठीक है, सब बढ़िया है। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, ठीक ना, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन यानी केजी में एलकेजी यूकेजी में किंडरगार्टन में इसको क्या किया जाए कि भेज दिया जाए। लेकिन मैंने अभी इजाज़त नहीं किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों का वाकिफ हो जाएगी। और कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। अब एकदम मतलब सेन साहब ताल ठोक रहे हैं कि भाई क्या पढ़ाना लिखाना है, सब फिजूल की बात है। मेरे यहाँ जो इंजीनियर है बढ़ई जो लोग आते हैं वो अपना ठोक पीट करेंगे तो खोखा देखेगा और देख करके ही सब सीख जाएगा, अब ये से हाथ बैठ जाएगा। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार रनवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। अब उसमें एक साधारण हैसियत के थे, ज़्यादा पैसा कौड़ी वाला नहीं थे, लेकिन ये दूर के रिश्तेदार थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था, क्योंकि देखने में ही पता चल जाता है कि कौन विद्यार्थी कैसा है, कौन लड़का कैसा है, ठीक ना। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे।
मतलब अभी उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बीच में टुभुक दिए सेन साहब कि हमारा तो बेटवा इंजीनियर बनेगा। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वो जेंटिलमैन बने, एकदम नेक व्यक्ति बने और ज़रूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे बड़ी पूरी आज़ादी है। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग कर ऐंठ कर रह गए, और सेन साहब इस जवाब सुन करके ऐंठ करके रह गए, क्योंकि इनके विरोध का बात हुआ, इंजीनियर ही बनाएंगे। और वो कह दिया बेचारा कि हम जो बनेगा सो इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर जो था एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा था, 5-6 साल का बच्चा था, ठीक ना, याद रखिएगा, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था, ठीक ना। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई, एकदम डर गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, पर इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब देखिए, कोई पकड़ करके अलग कर देगा तब मारने का है, को दौड़ेगा कोई जी। अब उसकी माँ भी आकर खामा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन कितने बरस का है? 5-6 साल का है, ठीक। लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। मदन कितने बरस का है? 5-6 साल का है, ठीक है, पीछे पढ़े। कि माँ अपने बच्चे के बारे में बाएं घुटने से निकलते हैं। किस घुटना, कौन का घुटना फूटा था? बायां। मदन का कौन घुटना? तो बायां घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। ड्राइवर जो था उसको क्या किया था? मदन को ढकेल दिया था, बायां घुटना फूट गया था और खून निकल रहा था। माँ उसको पोंछते हुए ले गई, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब देखिए, कहने का मतलब कि बड़ा लोग कुछ भी करे बढ़िया है, ठीक ना, अब वही छोटा कुछ कह दे तो बस जुल्मे हो जाता है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू नाम है, ठीक ना। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। देखिए जरा, सोचिए, आप ही लोग सोचिए कि वो खाली छू दिया था तो उसको ढकेला गया और खून बहवा दिया गया। ये फोड़ दिया है बत्ती, तब सेन साहब उसको गोद में लेके एकदम मुस्कुर काट रहे हैं और कह रहे हैं पूरा खुशी होकर के कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब बताइए, वो जरा सा मतलब छू दिया था तो उस तरह से उसको ठीक किया गया। देखिए, यही तो है विविधता जिसको बोलते हैं, और जुल्म भी समझ लीजिए। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने, मेरे भाई थोड़ा बहुत कम बुझा रहा होगा तो बुरा मत मानिएगा, ठीक ना, और जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे, और आपके पास तो किताब होगा ही। उन्होंने अपने मित्रों के भाव भंगिमा देखी नहीं देखी, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने
नज़दीक जाकर देखा तो और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, मतलब ओकर हउओ खोल दिले है। बात भैया शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को ओर देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। देखिए दुद्दू को गलती किया है, लेकिन बेटा रईस का बेटा है, 5 गो बेटी पर से बेटा हुआ है, कितनों खचरे करे, क्या दिक्कत है? ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर दूसरा सूचना दी कि दूसरे ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ठीक ना। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिलों में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। हाँ, तोड़ फोड़ करे तो इंजीनियर बनेगा। कोई तनका छू दे तो ओकरा के पीटा जाए, मारा जाए। तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सी रुखसत नहीं हो गए, चले नहीं गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल, ठीक ना, गिरधर लाल को, जो उसकी फैक्ट्री का किरानी था। गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति है जो सेन साहब के फैक्ट्री के क्या है, किरानी है, और अहाते के एक कोने में क्या है लिखा, आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोख हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या थी तुम जानते ही हो। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह श्यानागर गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी से बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दावा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त को खाल उधेड़ दो। गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकबक पर खीज आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन की आर्तरुद्र रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियों सेनों के सैनागर तक नहीं पहुंच सकती थी, तो उसके लिए भी मतलब डांट सुनना पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन जो था, जिसको ढकेल दिया था ड्राइवर, वो पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, लेकिन
आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, बे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। कासू तैस में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न ताव मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू जानते हैं क्या हो जाता, हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। सब भाग गया, इधर से उधर चला गया, लड़ाई खत्म, मारामारी खत्म। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। काहे भाई, तो मारामारी किया था, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। बहुत खचरा था ये, भर पेट खा लिया कि पिटेबो गरम तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताजुब हुआ। उसके बाबू गरज तर्ज नहीं रहे थे, यानी गिरधर लाल गरज तर्ज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झलाक कर कहा, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रहा था। उसकी सज़ा की तबीयत हो तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। अब तो देखा कि भाई हमारा बारे में तो बातें नहीं हो रहा है। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। लोटे के ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथ से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता था। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भिजले, एकदम दांत किटकिटा लिया कि अब भाई लगेगा, कड़ाई होगा। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वह खोखा के दो दांत तोड़ डाले। उसके बाद हंसने लगा, हा हा करने लगा। ठीक है, तो ये था आपका, यही 2 दांत जो था यही 20 का दांत था।
इसीलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया है 20 के दांत। तो मेरे प्यारे, कहानी कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।